गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ राइडर शेरी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज बहुत मेजर काम निपटाने वाले हैं और वो काम है इस गाड़ी का सर्विसिंग। ये गाड़ी को मुझे चंद्रपुर फोर्ड के शोरूम में छोड़ के आना है। अब फोर्ड के शोरूम में मुझे छोड़ना क्यों है, तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताता हूँ प्रॉब्लम दिखाने के बाद। चलो आओ दिखाऊँ मैं आपको कि क्या काम करवाना है इसमें गाड़ी में। तो जी ये रहा, देखो इसमें गाड़ी की चाबी डाल रहा हूँ तो डैशबोर्ड के ऊपर लाइटिंग आनी चाहिए, जो भी डैशबोर्ड के सिग्नल्स होते हैं वो आने चाहिए। लेकिन ये गाड़ी की इग्निशन ऑन करने के बावजूद भी गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बैटरी टर्मिनल्स ढीले हैं तो शायद इसलिए ना आ रहे हैं। इसके बैटरी टर्मिनल्स ढीले नहीं है क्योंकि आप जब इसको अनलॉक एंड लॉक कर रहे हो तो आपकी आवाज़ जो है यू कैन हियर दैट साउंड। इसका ये मतलब है इसके बैटरी टर्मिनल्स बिल्कुल सेट है और हमने मैकेनिक से चेक भी करवा लिए थे, इसकी बैटरी टर्मिनल्स एकदम सही है। लेकिन इसकी जो अंदर की इंटीरियर वायरिंग है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट है, क्योंकि इसके नीचे होता है एक प्लग का सर्किट। चलो मैं आपको प्लग का सर्किट भी दिखाता हूँ। इसके अंदर नीचे होता है एक प्लग का सर्किट और वो सर्किट में होते हैं बहुत सारे फ्यूज़। ये देखो, ये है फ्यूज़ बॉक्स। इस फ्यूज़ बॉक्स में होते हैं बहुत सारे फ्यूजेस और ये फ्यूजेस उड़ जाते हैं। ये फ्यूज़ कब उड़ते हैं, जब कुछ ना कुछ वायरिंग जो है अंदर से शॉर्ट हो। तो अभी ये वायरिंग का ही कुछ ना कुछ लोचा है, तो वो तो वहीं जाके पता लगेगा कि लोचा क्या है। तो चलो मेरे साथ चले फोर्ड के शोरूम और जाते जाते कुछ बातें करेंगे अच्छी से। चलो साथ में चलें, आप लोगों को दिखाएं फोर्ड का शोरूम, फोर्ड की सर्विस। अब गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं चंद्रपुर के लिए, क्योंकि मुझे इसका सर्विस करवानी है, जनरल सर्विस करवाने वाले, और साथ ही में मैंने जो आपको प्रॉब्लम बताई वो प्रॉब्लम को ठीक करवाएंगे। तो चलते चलते मैंने सोचा आप लोगों को इसका ड्राइव इंप्रेशन भी दे दूं और इसकी स्पेसिफिकेशन भी बता दूं कि इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन और ड्राइव इंप्रेशन कैसे है। सबसे पहली बात तो इसका इंजन का सीसी है इसका 2500 सीसी, 2500 सीसी की गाड़ी है। मतलब आप समझ लो ये पावर कितना निकालती होंगी। इसका पावर लगभग निकलता है 150 bhp। bhp का मतलब आप लोगों को पता है, bhp इज नथिंग बट ब्रेक हॉर्स पावर एक यूनिट है पावर का। और ब्रेक हॉर्स पावर तो आप लोगों को पता है, bhp पावर मतलब कुछ नहीं, जो इंजन के आखिरी शाफ्ट पे आता है पावर उसको bhp बोलते हैं। जो इंजन पावर जनरेट करता है और जो नीचे उसके टायरों तक जाता है, रफली आपको आइडिया दूं, दैट इज bhp। तो इसका bhp है 150 bhp, जो कि बहुत बढ़िया bhp है। आमतौर पर 1200-1300 सीसी की जो गाड़ियां होती हैं वो निकालती है 100 से 110 bhp और इसका bhp 150 है। तो इसका ये मतलब है कि इसमें दमखम बहुत है, मतलब आप इसको जहां मर्जी ले जाओ वो बहुत ही बढ़िया देगी। अब सेकंड चीज है इसके सस्पेंशन। ये गाड़ी हम लोग यूज कर रहे हैं जंगल के लिए, और जंगल के रास्ते तो आप लोगों को पता है, जंगल के रास्ते जो होते हैं बहुत घटिया होते हैं। तो आप इसको जंगल में चला लो, आप इसको मेन रोड पे चला लो, आप इसको ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चला लो, यू विल गेट ऑसम फीलिंग। बहुत कम झटके महसूस होंगे अंदर बैठे हुए। फिर तीसरी बात आती है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो इसकी स्टेयरिंग इज वेरी वेरी लाइट। आई एम टेलिंग यू कि अगर इतनी हैवी गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका जो स्टीयरिंग पे जोर लगता है वो भी उतना ज्यादा हो जाता है। तो स्टीयरिंग पे जोर इतना ज्यादा आता है, उसके बावजूद इसकी जो स्टीयरिंग है, इसकी जो परफॉर्मेंस है स्टीयरिंग में, दैट इज वेरी वेरी लाइट। मतलब बहुत आपको, आप एक हाथ से इतनी आसानी से इसको टर्न कर सकते हो कि आप पूछो मत। चौथी बात आती है इसके पिकअप की। अब क्योंकि ये गाड़ी हो गई है 2006 मॉडल पुरानी, तो इसका पिकअप एज कम्पेयर टू बाकी गाड़ियों के, मतलब बाकी एंडेवर्स के हिसाब से इसका पिकअप हल्का कम है। इसका एक प्रॉब्लम है, अगर आप एसी ऑन करते हो तो पिकअप जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। अब वो उसका रिड्यूस होने का कारण भी है क्योंकि जैसे आपने एसी ऑन किया तो कंप्रेसर जो है आपका इंजन से पावर खींचने लगता है, तो ऑब्वियसली जो पिकअप है हल्का सा कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इस मॉडल के लिए मैं इस मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे पिकअप ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है विद एसी ऑन, जबकि इसका इंजन का टॉर्क होना चाहिए था, पिकअप होना चाहिए था 2500 सीसी के हिसाब से, वो अच्छा होना चाहिए था।
कुछ ना कुछ जरूर इसमें प्रॉब्लम है। हो सकता है इसका टर्बो चार्जर का प्रॉब्लम है, या हो सकता है इवन क्लच प्लेट का प्रॉब्लम हो हल्की। ये पुरानी हो चुकी है गाड़ी, इसलिए इसका पिकअप जो है ड्रॉप हो गया। आप इसका रनिंग में पिकअप बहुत बढ़िया है, रनिंग में पिकअप बहुत बढ़िया पकड़ती है। जैसे गाड़ी चल रही है और आप एक्सीलेटर दबाओगे तो ये बहुत बढ़िया भागेगी, लेकिन इनिशियल पिकअप जो है विद एसी दैट इज लो। सो नेक्स्ट बिग एडवांटेज जो कि एक टिपिकल इंडियन मेंटालिटी से डील करता है, और वो है इसकी सिटिंग पोस्चर और इसकी सिटिंग हाइट। क्योंकि इसकी सिटिंग हाइट बहुत ऊंची है, तो एक टिपिकल इंडियन मेंटालिटी होती है जब भी आप एसयूवी में बैठते हो तो आपको बोनट दिखे। ये आप लोगों का बहुत जो है इंडियन मेंटालिटी का बहुत ज्यादा भाता है। तो आप इसके ऊपर जब ड्राइव करते हो तो आपको इसका बोनट दिखता है, इसके आगे का रोड इतना क्लियर दिखता है कि आप पूछो मत। मतलब आपके सामने गड्ढा आ रहा है, आपके सामने स्टोन आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी चीजें क्लियर दिखेंगी। सो दिस इज अनदर वेरी वेरी बिग एडवांटेज ऑफ दिस व्हीकल। क्योंकि ये बड़ी एसयूवी है तो ये तो होना ही था, लेकिन मजा आता है। सबसे ज्यादा मेरे घर की गाड़ियों में चलाने में अगर मजा आता है तो वो ये एंडेवर ही है, बिकॉज यू नो मुझे हिटेड और बिग व्हीकल्स चलाने में बहुत मजा आता है। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट गड्डी इन माई हाउस। करते हैं डिसएडवांटेज की बात। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका पार्किंग स्पेस। पार्किंग स्पेस इतनी ज़्यादा लेती है कि आपको अगर सिटी में जाना है तो कोई मतलब नहीं आता कि आप एंडेवर जैसी गाड़ी को सिटी में चलाओ, क्योंकि सिटी में चला तो लोग है लेकिन दिक्कत वही पार्किंग की। सेकेंड डिसएडवांटेज आता है इसका माइलेज। अब इतने हैवी सीसी की गाड़ी है तो ऑब्वियसली इसका माइलेज भी बहुत कम होगा। हाईवे माइलेज इसका 12 का है और ये सिटी में माइलेज देती है 10 का। तो अगर आपको इसको गाड़ी को कहीं निकालना है तो आप गाड़ी को निकालो लॉन्ग टूर के लिए, ताकि आपको माइलेज भी अच्छी मिले और कंफर्ट भी अच्छा मिले। इसकी माइलेज बहुत कम है, तो डीजल बहुत ज़्यादा फूकती है। इसका जो तीसरा डिसएडवांटेज है और इजीली अवेलेबल भी नहीं होते इसके स्पेयर पार्ट्स। अगर आपको इसके स्पेयर पार्ट्स लेने हैं तो आपको जेन्युइन फोर्ड के शोरूम से ही इसका स्पेयर पार्ट मिल पाएंगे, क्योंकि बाहर मार्केट में इसके स्पेयर पार्ट जो है ज़्यादा रखते नहीं है लोग, क्योंकि महंगे होते हैं। अब मैं जनरल सर्विस तो करवाने जा ही रहा हूँ, तो आपको एक ओवरऑल एस्टिमेट भी मिल जाएगा कि अगर आपको इसकी जनरल सर्विस करानी है, जनरल जो 6-8 महीने में आप एक बार कराते हो गाड़ी की, उसका कितना पैसे, उसके कितने पैसे आपको लगते हैं, तो आपको उसका एस्टिमेट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट डिसएडवांटेज जो मुझे फील होता है वो है क्योंकि इसके जो पीछे का कैबिन का हिस्सा है, वहाँ पे पीछे के टायर्स में लगे हुए लीफ स्प्रिंग, और जहाँ भी लीफ स्प्रिंग लगे होते हैं वहाँ का शॉक एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो होती है कम। इसलिए इसमें पीछे बैठे कैबिन में जो लास्ट सीट में बैठते हैं लोग, उनको झटके जो है ज़्यादा महसूस होते हैं, जस्ट बिकॉज शॉकअप नहीं है वहाँ पे है लीफ स्प्रिंग। सो दिस इज वन स्मॉल डिसएडवांटेज जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पीछे जो बैठता है उससे बहुत झटके लगते हैं। तो हाँ जी गाइस, हम लोग आए हैं ऑलमोस्ट 3 दिन बाद गाड़ी पिकअप करने। अब जो गाड़ी बोली थी, जो काम बोला था गाड़ी में, वो तो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। सो लेट अस सी कि क्या काम किया इन लोगों ने और क्या नहीं किया है। चलो साथ में दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हाँ जी गाइस, मैं आ गया हूँ गाड़ी में वापस अपने, और गाड़ी सर्विस तो हो गई है, लेकिन वही प्रॉब्लम आपको बताया था, ये क्लस्टर वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ।
अब प्रॉब्लम बोलना इनका ये है सर्विस वालों का कि क्लस्टर जो है अंदर से शॉर्ट हो गया है और वो नया क्लस्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो है क्लस्टर वाला काम नहीं हुआ है। बाकी ये रहा इसका बिल। अब इसका बिल जो है डिटेल आपको मैं बताता हूँ कि कितना है कितना नहीं। घर पहुँच के आराम से आपको लिफाफे बताता हूँ कि बिल कितना है। तो गाइज़ ये रहा लिफाफा। अब आपको मैं इसका पूरा बिल डिटेल्स दिखाता हूँ कि कितना चार्ज मुझे लगा है सर्विसिंग का। पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्राइस लगा है मुझे। तो गाइस ये देखिए चार्ज मुझे लगा है, ये सबसे पहले ये जो एडिशनल रिपेयर्स का चार्ज ये लोग दिखा रहे हैं, ये एडिशनल रिपेयर है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो उन्होंने चेक किए ये उसका चार्ज है। उसके बाद चार्ज लगा है जो 3 लाख किलोमीटर्स की सर्विस करवाई मैंने, क्योंकि 2,78,000 चल चुकी थी गाड़ी, तो इसलिए 3 लाख किलोमीटर की सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसका चार्ज इन्होंने 3 लाख किलोमीटर सर्विस चार्ज लिया है 2,227। इसके बाद जो मुझे चार्ज लगे हैं ये देखिए, ये है वॉशिंग फ्लूइड पाउच, ठीक है। उसके बाद ये है ड्रेन प्लग। जब आप इंजन ऑयल ड्रेन करते हो तो जो प्लग लगता है वो है ये ड्रेन प्लग। उसके बाद इन्होंने बैटरी वाटर गिरा है, इंजन ऑयल, ये 7 लीटर इंजन ऑयल लगा है और 1 लीटर इंजन ऑयल का रेट है 261, तो टोटल 1885 का इंजन ऑयल इसमें डाल। ये है ब्रेक क्लीन फ्लूइड, जो ब्रेक लाइनर्स क्लीन हुए हैं ये उसका चार्ज इन्होंने 150 लिया। यह है होस पाइप, जो आपका वाइपर लगा होता है, ये होस पाइप पीछे से कनेक्शन देता है, वो भी कट गया था तो उन्होंने वो भी नया डाला है। ये है एयर फिल्टर और ये है ऑयल फिल्टर। एयर फिल्टर 1,500 के आसपास का है और एयर फिल्टर 411 का है। तो टोटल पेएबल अमाउंट लगी है 9,226, तो ऑलमोस्ट 9,226 मतलब 9,500 रुपये में ऑलमोस्ट एक जनरल सर्विस होती है एंडेवर की। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा मतलब अगर आप जनरल सर्विस कराने जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 8,500 रुपये लगेंगे। इसमें जो 1,000 रुपीज़ जो मुझे एक्स्ट्रा लगे हैं वो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रिपेयर का, तो बस वो एक्स्ट्रा लगे हैं, बाकी तो पूरा जनरल सर्विस का चार्ज है। तो दिस इज़ हाउ आई एम एंडिंग द ब्लॉग। आई होप आप लोगों के लिए ये जानकारी फ़ायदेमंद होगी फोर्ड की। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही आगे मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर।